आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? शिलालेख, पुरातत्व संबंधी खुदाई, बर्तनों पर मोहरों की लिखावट या फिर धार्मिक ग्रंथ। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, पुरातत्व संबंधी खुदाई। सिंधु सभ्यता एक आदिकाल की सभ्यता है। इस सभ्यता द्वारा लिपियों का वाचन अभी तक नहीं हो सका है, अतः सभ्यता से अनेक पुरास्थलों से पुरावेश ही हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालते हैं। सर जॉन मार्शल, गॉर्डन चाइल्ड और अनेक पुराविदों का मानना है कि सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से हुई है। अगला प्रश्न है, कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त है? लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा या फिर सुरकोटदा। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, धौलावीरा। धौलावीरा जो है वो मुख्य रूप से गुजरात ज़िले में स्थित है, राज्य में स्थित है, और गुजरात के यह जो है कच्छ ज़िले में स्थित है। धौलावीरा का आकार जो है वो आयताकार है और इस नगर को 3 भागों में बांटा गया है। एक भाग को किला कहा गया है और दूसरे भाग को मध्य कहा गया है और तीसरे भाग को निचला नगर कहा गया है। और भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर इसी को माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर धौलावीरा को मानते हैं, जबकि वैसे मोहनजोदड़ो था। अगला प्रश्न है, उपनिषद काल के राजा अश्वपत्य शासक थे? काशी के, केकय के, पंचाल के या फिर विदेह के। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, कैकय के। मतलब जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, कैकय। क्योंकि उपनिषद का अर्थ होता है उप और निस शब्द से बना हुआ है। उप का अर्थ होता है समीप और निस का मतलब होता है बैठना। ये वेदों के अंतिम भाग में हैं, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहते हैं। उपनिषदों में वर्णित राजाओं में पांचाल के राजा केकय के राजा अश्वपति, विदेह के राजा जनक, काशी के राजा अजातशत्रु थे। और पंचाल के राजा जो थे उनका नाम है प्रवर्जा बलि, ठीक है। और केकय के राजा थे वो अश्वपति थे, विदेह के राजा जनक थे और काशी के राजा अजातशत्रु थे। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? देवनागरी, खरोष्ठी, पाली या फिर ब्राह्मी। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, ब्राह्मी। क्योंकि ऋग्वेद आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसमें कुल 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं और 10,580 जो हैं वो मंत्र हैं। जो 10,580 मंत्र हैं। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करके जो पुरोहित यज्ञ संपन्न कराता था उसे होता कहते थे और इसकी मूल लिपि जो है वो ब्राह्मी है। अगला प्रश्न है, कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? उनका महापरिनिर्वाण, उनका जन्म, उनका गृहत्याग या फिर उनका प्रमोदन। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, ठीक है, उनका गृहत्याग, ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्यगढ़ के मुखिया थे और माता जो थी महामाया कोली गणराज की कन्या थी। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग दिया था और जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने या भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्य का प्रतिपादन किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उनका सही क्रम रखिए। दुख है, दुख का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है और दुख का कारण है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, AD BC।
सबसे पहले दुख, फिर है दुख समुदाय, मतलब कि दुख का प्रत्येक कोई ना कोई कारण है। फिर आता है दुख निरोध, मतलब दुख का अंत संभव है। और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी दुख के मूल अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मंदिरों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, जैसे बृहदीश्वर मंदिर, गंगैकोंडचोलपुरम मंदिर, महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, या फिर सप्तपैगोडा मंदिर। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है, क्योंकि बृहदीश्वर मंदिर जो है इसे राजा राज ने बनवाया था, राजा राज, वो भी प्रथम। गंगैकोंडचोलपुरम का मंदिर जो है वो राजेंद्र प्रथम ने बनवाया था, राजेंद्र प्रथम ने। और महाबलीपुरम का तटीय मंदिर जो है वो राज सिंह ने बनवाया था, राज सिंह। और सप्तपैगोडा का मंदिर जो है वो मामल्ल शैली में बना हुआ है और ये 640 के आसपास ये ईस्वी में बना था। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, थी सूची वन कि चोल शासकों के काल में निम्नलिखित में से कौन सा वरियाम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? पोनवरियम, इरैवरियम, टुट्टवरियम या संवत्सरवरियम। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, टुट्टवरियम। चोल काल में उद्यान प्रशासन की देखभाल कर्ता को टुट्टवरियम कहा जाता है। चोलकालीन ग्रामीण समितियों की गतिविधियों की देखरेख एक कार्यकारिणी समिति करती थी, जिसे वरियम कहा जाता था। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता प्रबल केंद्रीय नियंत्रण के साथ एक अत्यधिक स्थानीय स्वतंत्रता वाली व्यवस्था थी। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करिए। सूची 1 में लेखक हैं और सूची 2 में उनकी पुस्तकें हैं कि पाणिनि, वात्सायन, चाणक्य और कल्हड़ ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो पाणिनि ने जो है वो अष्टाध्यायी लिखी, वात्सायन ने कामसूत्र लिखी, चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखी और कल्हड़ ने राजतरंगिणी लिखी। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, और ए ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों के सही कालानुक्रम के अनुसार सजाना है और नीचे दिए गए कूट के अनुसार चयन करना है। विद्याधर, धंग, यशोवर्मा और कीर्तिवर्मा। तो इसका जो सभी जो राजा दिए गए हैं ये सब जो हैं, ये जो हैं चंदेल शासकों का क्रम है, चंदेल शासकों का क्रम है। और चंदेल वंश का संस्थापक जो था वो नन्नुक था, जिसमें सबसे नंबर पे 1 पे आते हैं वो हैं यशोवर्मा। यशोवर्मा का जो कार्यकाल है वो 930 ईस्वी से लेकर 950 ईस्वी तक था। और यशोवर्मन ने ही खजुराहो के प्रसिद्ध विश्व मंदिर यानी चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया। दूसरे स्थान पे जो आते हैं वो धंग आते हैं, जिनका कार्यकाल 950 से 1002 है और यह यशोवर्मा का पुत्र था और चंदेल वंश का एक प्रसिद्ध शासक था। तीसरा आते हैं विद्याधर। विद्याधर जो हैं इनका कार्यकाल 1019 से 1032 तक है और कीर्तिवर्मा का कार्यकाल 1060 से लेकर 1100 तक था। और कीर्तिवर्मा ने ही महोबा के निकट कीर्त सागर नामक जलाशय का निर्माण करवाया था। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका ए ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? फिरोज शाह तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने 1351 से लेकर 1388 तक दिल्ली की गद्दी पर आसीन रहा। इसका शासनकाल भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने में प्रसिद्ध रहा। अशोक के 2 स्तंभ मेरठ और टोपरा से दिल्ली लाया।
मेरठ वाले स्तंभ को दिल्ली के वर्तमान हिंदू राव अस्पताल के निकट स्थापित करवाया और टोपरा वाले स्तंभ को महल तथा फिरोजाबाद की मस्जिद के निकट पुनः स्थापित करवाया। अगला प्रश्न सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। पुस्तकें उनके लेखकों संबंधित है, जिसमें तारीख हिंद, तारीख दिल्ली, रेहला और तबकात नासिरी। जो इसका सही जो आंसर है कि तारीख हिंद पुस्तक जो है वो अल-बरूनी ने लिखी। तारीख हिंद पुस्तक जो है वो अल-बरूनी ने लिखी। तारीख दिल्ली पुस्तक जो है वो अमीर खुसरो ने लिखी। रेहला जो है इब्न बतूता ने लिखी और नासिरी जो है मिनहाज सिराज ने लिखी। इसका सही आंसर जो है इसका सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है नीचे दिए कथन एक को अभिकथन, दूसरे उपकरण कहा गया है कि इसमें मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया है और आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं जिन्हें समा कहते थे उसके शौकीन थे। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल एक, केवल दो, नहीं सॉरी ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन कि ए आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है अकबर के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं को उनके क्रम के अनुसार सराहना है। जजिया की समाप्ति, इबादत खाने का निर्माण, मजहर पर हस्ताक्षर और दीन इलाही की स्थापना। जो इसका सही जो आंसर है कि जजिया कर की समाप्ति जो है वो 1564 में हुई थी। इबादत खाने का निर्माण जो है 1575 में हुआ था। मजहर की घोषणा जो है 1579 में हुई थी और तौहीद इलाही यानी दीन इलाही की घोषणा जो है वो 1582 में हुई थी। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका ए ऑप्शन है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित मुस्लिम शासकों को का सही कालक्रम चुनिए। अहमद शाह अब्दाली, मोहम्मद शाह, जहांगीर और बहादुर शाह द्वितीय। जिसका सही जो आंसर है जहांगीर का जो कार्यकाल है वो 1605 से लेकर 27 तक है। मोहम्मद शाह का कार्यकाल जो है वो 1719 से लेकर 1748 तक है। बहादुर शाह सेकंड का कार्यकाल जो है वो 1837 से लेकर 1857 तक है और अब्दाली का कार्यकाल जो है वो भारत में 1761। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका सी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे, पांडिचेरी सामरिक केंद्र था। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन कि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी क्योंकि फ्रांसीसियों की हार का प्रमुख कारण इंग्लैंड की नौसेना की सर्वोच्चता थी। यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य ऑस्ट्रिया में लड़े जा रहे उत्तराधिकार युद्ध में फ्रांस की जलशक्ति का बहुत अधिक हानि हुई, जबकि अंग्रेजों के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। अगला प्रश्न है लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले पहले मराठा सरदार थे। पेशवा बाजीराव सेकंड, रघुजी भोसले, दौलत राव सिंधिया या फिर इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका ये पेशवा बाजीराव सेकंड जो है इन्होंने सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार करने वाले मराठा सरदार थे। क्योंकि जो अंग्रेजों से बाजीराव द्वितीय ने एक संधि की थी 1802 में, जिसे हम बसीन की संधि कहते हैं, और बसीन की संधि वास्तव में जो थी वो सहायक संधि, प्रथम सहायक संधि ही थी। अगला प्रश्न है
विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सतारा, झांसी, बघाट और उदयपुर। जो इसका सही जो आंसर है कि विलय के तहत जो सतारा को जो है वो 1848 में विलय किया गया था। बघाट को 1850 में, झांसी को 1854 में और उदयपुर को 1852 में। जिसका सही जो आंसर है वो आपका सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों दूसरे कारण कहा गया है कि ब्रिटिश काल में सामान्यतया भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था और धन निकासी का स्वरूप प्रतिफलित निर्यात था। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? इसका सही जो आंसर है वो आपका ए ऑप्शन है कि दोनों सही हैं और ए आपकी सही व्याख्या करते हैं। अगला प्रश्न है कि 19वीं सदी के कृषक विद्रोहों में उनके संबंध क्षेत्रों के साथ सुमेलित कीजिए। कूका विद्रोह, पाबना कृषक विद्रोह और बिरसा मुंडा विद्रोह। तो इनका विद्रोह जो है वो किन किन राज्यों में था? तो कूकी विद्रोह जो था वो मणिपुर और त्रिपुरा में था। कूका विद्रोह जो था वो पंजाब में था। पाबना कृषक विद्रोह जो था वो बंगाल में था और बिरसा मुंडा विद्रोह जो था वो बिहार में था, जिसे हम वर्तमान में झारखंड भी कह सकते हैं। इसलिए इसका सही आंसर जो है वो डी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों को सही सुमेलित कीजिए कि समाचार पत्र और उनके संस्थापक से संबंधित प्रश्न है कि अल हिलाल, न्यू इंडिया, तहजीब उल अखलाक और संवाद कौमुदी। जो सही सुमेलित नहीं है वो आपका है तहजीब उल अखलाक, क्योंकि तहजीब उल अखलाक जो है उसे मोहम्मद अली जिन्ना ने नहीं लिखा है या बनाया है, इसे सर सैयद अहमद खान ने इसे प्रकाशित किया और यह उर्दू में इसे प्रकाशित किया गया था और बाकी जो हैं वो सभी सुमेलित हैं। अगला है, देवबंद आंदोलन यूपी या संयुक्त प्रांत में किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1900 में, 1888 में, 1885 में या फिर 1866 में? जिसका सही जो आंसर है वो आपका डी ऑप्शन है 1866, क्योंकि हुज्जत अल इस्लाम इमाम मोहम्मद कासिम अल नौतवी द्वारा 1866 में उत्तर प्रदेश के संयुक्त प्रांत में देवबंद आंदोलन शुरू किया गया था। देवबंद स्कूल में अंग्रेजी शिक्षा और पाश्चात्य संस्कृत पर पूर्ण प्रतिबंध था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया? चितरंजन दास, WC बनर्जी, मोतीलाल नेहरू या फिर तेज बहादुर सप्रू? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, चितरंजन दास। अलीपुर षड्यंत्र के तहत 1908 में अरविंद घोष, बरेंद्र घोष पर मुकदमा चलाया गया और इसे मुरारी पुकुर षड्यंत्र भी कहा जाता है। बरेंद्र घोष को आजीवन कारावास हुई और साक्ष्यों के अभाव में अरविंद घोष बरी हुई और अरविंद घोष का बचाव चितरंजन दास ने ही किया था। चितरंजन दास ही सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए, स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की, आंदोलन ने बंगाल के किसानों को ना तो अधिक प्रभावित किया और ना ही इसमें शामिल हुई, यह बंगाल तक ही सीमित रहा। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन,
कि यह बंगाल तक सीमित रहा, यही कथन जो है सही नहीं है, क्योंकि यह भारत के अन्य क्षेत्रों में भी फैला। अगला प्रश्न है, कौन सी घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, रॉलेट एक्ट का बनना, सांप्रदायिक अवार्ड या साइमन कमीशन का आना। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, रॉलेट एक्ट का बनना। बी ऑप्शन इसका जो है सही है। अगला प्रश्न है, सुएज नहर के उत्तर से दक्षिण की दिशा की ओर पड़ने वाली झीलों का सही क्रम क्या है? लेक टिम्सा, लिटिल बिटर लेक, ग्रेट बिटर लेक या फिर लेक मंजला। जो इसका सही जो आंसर है, क्योंकि सुएज नहर मिस्र में एक कृत्रिम समुद्र स्तरीय जलमार्ग है जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है और यह अफ्रीका और एशिया के बीच सीमा भी निर्धारित करती है। सुएज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण पे बढ़ने पर नहरों का क्रम जो इस प्रकार होगा। सबसे पहले जो आती है वो है लेक टिम्सा, फिर उसके बाद आती है पहले आएगी लेक मंजला, फिर आएगी लेक टिम्सा, फिर आएगी ग्रेट बिटर लेक और फिर आएगी लिटिल बिटर लेक। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्लीवलैंड, लौह इस्पात, डेट्रॉइट, मोटर गाड़ी, मेसाबी रेंज, कोयला क्षेत्र और फिलाडेल्फिया पोत निर्माण। जो इसका सही आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, मेसाबी रेंज। क्योंकि मेसाबी रेंज जो है वो कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध नहीं है, यह जो है लौह क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए सी ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न है, दो कथन है। एक कथन है कारण है पाकिस्तान में बांग्लादेश की तुलना में अधिक नस्लीय जाति विविधता है। दूसरा है पंजाबी पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा है जबकि अधिकांश लोग बोलने में उर्दू भाषा का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, ए सही है, ठीक है, और आर जो है गलत है, क्योंकि पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा जो उर्दू है और यहाँ के अधिकांश लोग बोलने में पंजाबी भाषा का प्रयोग करते हैं। आज का आखिरी प्रश्न है कि नरजातीय समूह और देश की यहूदी, टेडा, बेजा और लुर किस देशों में निवास करते हैं? तो यहूदी जो हैं वो इजराइल में निवास करते हैं, यहूदी जो हैं इजराइल में, टेडा जो है लीबिया, बेजा मिस्र और लुर ईरान में निवास करते हैं। तो सही आंसर जो है वो डी ऑप्शन। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न।